नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास से स्टडी में। इतिहास के चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 5 तक बात कर चुके थे। आज हम पार्ट 6 पे बात करेंगे। पार्ट 6 पे बात करने से पहले हम पार्ट 5 के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। पार्ट 5 में हम बात किए थे, किस टॉपिक पे बात किए थे, तो 1830 के ऑल पूरे महत्वपूर्ण क्रांति पे बात किए थे और खास करके फ्रांस की जुलाई क्रांति पे बात किए थे। अगर जितने भी बच्चे नए हैं, पिछले वाले पार्ट को नहीं देखे, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक का नाम होगा, प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट का नाम है इतिहास ऑल चैप्टर क्लास 10, ऐसे ही नाम है, उसमें जाइएगा, आपको पूरे वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ने से पहले यूनान का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। यूनान एक ऐसे देश थे जो हर एक रूप से संपूर्ण थे पहले, यानी इतिहास में बहुत समय पहले की बात है। जो यूनान एक ऐसा देश जो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता था, समृद्ध था, और यह कला के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में आगे थे। जिससे कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि किए हुए थे। वैज्ञानिक क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पाए जाते थे। यानी यूनान के व्यक्तियों के दिमाग बहुत ज्यादा तेज, भगवान हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज का प्रयोग कर सकते हैं, यानी यूनान के पास भगवान इतने दिमाग दिए थे जितना यूरोप के अन्य देश वालों के पास नहीं दिए थे। यूनान इतने विकसित है। लेकिन होता है ना, जब कोई देश विकसित हो और वह अपने भोग व्यास में डूब जाए, यानी भोग व्यास में डूबने का मतलब अयासी में डूब जाए, और अयासी में डूबता है तो उनका विनाश संभव है किसी भी इंसान का। तो यही हुआ यूनान वाले के साथ भी यही कार्य होने लगा। यह भी अपने भोग अयासी में डूब गए, और जब भोग अयासी में डूबते हैं तो इस देश को किसी ने कब्जा कर लिया, अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया, जिनका नाम था तुर्की। क्या नाम था? तुर्की नाम था। अब हम इतना थोड़ा सा कहानी बताए, अब हम यूनान देश के बारे में लिखते हैं। यूनान देश कैसा था उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद यूनान में क्रांति कैसे हुए उसको पढ़ेंगे। क्रांति का स्वरूप क्या निकला उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्रांति का क्या परिणाम निकला, उन सभी टॉपिक पे आज बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझना है, इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिए। एकदम मस्ती के साथ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम यूनान के बारे में सबसे पहले लिख लेते हैं। यूनान लिखेंगे, यह देश प्राचीन काल में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र। यह साहित्य कलात्मक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिकित्सा संबंधी उपलब्धियों से पूरा यूरोप को प्रभावित किया था। पूरे लिख सकते, पूरा नहीं, पूरे यूरोप को प्रभावित किया था।
ध्यान से समझिए, इतिहास जानना है तो इतिहास अभी थोड़ा सा हम कहानी के तौर पे बताए हो और यहाँ पे लिख भी दिए, क्योंकि देखिए 10th के बच्चे हैं, आपको समझाने से ज्यादा अगर आप लिख देते और नोट बना लेते हैं, बार बार कौन नोट बनवा रहे हैं, एक ही बात बोलते हैं, क्या नोट बना रहे हैं, टॉपर नोट। तो टॉपर नोट को बढ़िया से बनाइएगा, तभी जाकर आप इतिहास में टॉप आ सकते हैं। तो देखिए लिखा है, यह देश प्राचीन काल में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था, यानी अच्छा सा राष्ट्र था, बड़ा राष्ट्र था, सब कुछ से यह भरा पूरा था प्राचीन काल में। प्राचीन हम अभी बताया ना, बहुत समय पहले की बात है। यूनान एक ऐसा देश है जो पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। किससे प्रभावित किया था? अपने कला से, कला क्षेत्र से, क्या कहते हैं, दार्शनिक से, यहाँ ज्यादा दार्शनिक पाए जाते थे, चिकित्सा संबंधी क्षेत्र से, यानी यह ऐसा देश था जो सब कुछ से भरा पूरा था और यूरोप का सबसे अच्छा देश माना जाता था। इससे पूरे यूरोप, अन्य देश यानी यूरोप के अन्य देश वाले प्रभावित होते थे कि यूनान आखिर इतना आगे कैसे निकल रहा है, कला के क्षेत्र में निकल रहा है, वैज्ञानिक यहाँ से ज्यादा निकल रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में यह आगे निकल रहा है, यहाँ दार्शनिक अच्छे अच्छे पाए जाते हैं। आखिर ये क्यों पाया जाता है? इससे पूरे यूरोप इसीलिए प्रभावित थे। और कहते हैं जब प्रभावित होते हैं तो किसी के अंदर क्या कहते हैं, वो घमंड आ जाते हैं और वो अय्यासी में डूब जाते हैं। अय्यासी में डूबते हैं तो अय्यासी में डूबते हैं ना, तो अय्यासी में कोई भी देश डूबते हैं या कोई भी आदमी डूबते हैं तो उसका एक ही कार्य होता है, या तो वो भंग होने लगता है या तो वो किसी के अधीन आ जाता है। अधीन मतलब कब्जा में आ जाता है। तो यही कार्य हुआ। यूनान बहुत अच्छे देश रहने के बावजूद भी 15वीं शताब्दी में ये अपने अय्यासी के कारण से क्या हुए, तुर्की इन पे कब्जा कर लिए। तुर्की कैसे कब्जा किया, अब इसको समझते हैं। थोड़ा सा इतिहास समझना था, समझ गए। 15वीं शताब्दी में अब तुर्की कब्जा कर लिए। यहां तक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। चलिए पहला में लिखेंगे अब 15वीं शताब्दी में तुर्की के सम्राट इन पर आक्रमण किए तथा अपने कब्जे में कर लिए, अगला लिखेंगे उस जमाने में तुर्की के सम्राट एक साम्राज्य स्थापित किए थे जिसे ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। और तीसरा में लिखेंगे तथा यूनान को ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत 15वीं शताब्दी में रखा गया। 15वीं शताब्दी में रखा गया। चलिए
देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे यूनान एक अच्छे देश थे जो हर एक क्षेत्र से समृद्ध थे और हर एक क्षेत्र में आगे थे, लेकिन जैसे ही कोई भी देश या कोई भी इंसान या कोई भी आदमी अपने अयासी में डूबते हैं और अपने भोग व्यास में डूब जाते हैं तो वो क्या होते हैं, किसी न किसी के कब्जे में आ जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर आप दारू पी लीजिएगा तो क्या आप अपने कब्जे में रहते हैं? नहीं रहते हैं। आप अपने कब्जे में नहीं रहते, वो दूसरे के कब्जे में चले जाते, वो दारू के कब्जे में। वो दारू आपको जो चीज बुलवा रहा है वो बोल रहा है कौन है, ऐसे करते हैं ना। क्यों करते? क्योंकि हम वहां चल गए रहते दारू के कब्जे में। वही यहां पे हो रहा था, एक उदाहरण के तौर पे बताया, यूनान वाले भी एकदम अपने भोग व्यास में डूब चुके थे और भोग व्यास में डूबने के कारण से इनका सब कुछ भंग हो रहा था और भंग होने के कारण से 15वीं शताब्दी में तुर्की के सम्राट इन पर आक्रमण कर दिए। तुर्की के सम्राट इन पर आक्रमण किए और जब तुर्की के सम्राट इन पे आक्रमण किए तो क्या हुए, यह इनके कब्जा में चले गए। तुर्की इन पे कब्जा कर ली, इन पे कब्जा कर लिए तो यूनान देश पे कब्जा कर लिए। जिस समय कब्जा किया उस समय तुर्की के राजा एक प्रकार का साम्राज्य चला रहे थे जिस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की को रखा गया, जो तीसरा टॉपिक में लिखा है, तथा यूनान को ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत 15वीं शताब्दी में रखा गया। कौन रखे? तो तुर्की रखे। चलिए अब जब आंदोलन हुए तो क्या क्या हुए, अब इसको समझना पड़ेगा। इसको समझ गए? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम थोड़ा सा समझिए। यूनान को कब्जा कर लिया गया, यूनान को कब्जा किया तो आखिर क्या वजह थी जो यूनान वाले भी अब स्वतंत्रता संग्राम के लिए, यानी क्या कारण थे, वजह कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, क्या कारण थे जो यूनान के व्यक्ति भी चाह रहे थे कि अब हम तुर्की से अलग हो, तुर्की हम पे कब्जा के। क्योंकि जब दिमाग खुलता है तो आदमी चाहता है आजाद हो। जो पागल रहते वही ना आजादी नहीं देख पाते, नहीं तो कौन नहीं चाहता है कि हम आजाद रहे। हमारा भारत देश भी चाह रहे थे कि अंग्रेजों को गुलाम से हटे, तो हटे ना। आजादी सबको पसंद है, आजादी सबको पसंद है। तो यही यूनान के व्यक्तियों ने भी सोचा कि अब हमें आजादी चाहिए। क्या कारण थे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के? सबसे पहले लिखेंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम के कारण। अब दूसरा टॉपिक में हम चालू कर दिए। दूसरा टॉपिक में पहला लिखेंगे यूनानियों को, क्या लिखेंगे? यूनानियों को तुर्की से अपनापन नहीं मिल सका, तुर्की से अपनापन नहीं मिल सका, अपनापन नहीं मिल सका, पहला कारण था। दूसरा कारण लिखेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा तथा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, अगला लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में यूनान में राष्ट्रवादी बलवती हुई। लिखेंगे बौद्धिक
बौद्धिक, सॉरी क्या लिखेंगे, बौद्धिक आंदोलन, उसके बाद फ्रांस की क्रांति। चलिए देखिए इनके महत्वपूर्ण क्रांति जो यानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कौन कौन से कारण थे, कारण को समझते। देखिए पहला कारण में लिखा है यूनान को तुर्की से अपनापन नहीं मिल सका। जो यूनान यानी तुर्की के संपर्क में थी, तुर्की इन पे कब्जा कर लिए थे, तो जब कोई भी देश कब्जा करेंगे और उसको अपनापन न मिलेगा तो उनके साथ क्यों रहेगा। ऐसे होता था पहले क्या होता था, सब देश एक दूसरे के प्रति लड़ाई करते थे, क्रांति करते थे, आंदोलन करते थे और एक दूसरे को हड़पने की कोशिश करते थे। तो वही हुआ, तुर्की जब इस पे आक्रमण की 15वीं शताब्दी में और इसे अपना यानी अपना बना लिए थे, तो लेकिन क्या हुए, यहाँ के व्यक्तियों ने इसको अपनापन का एहसास ही नहीं दिलाया कि हम सब साथ है, एहसास नहीं दिलाया। और इसको एहसास नहीं दिलाया तो इन लोगों ने सोचा, यूनानियों ने सोचा क्या फायदा इनके साथ रहने के। तो पहला कारण इनका ये था। दूसरा कारण लिखा है 18वीं शताब्दी में तुर्की कमजोर पड़ने लगे। 18वीं शताब्दी में ये खुद कमजोर पड़ने लगे। और जब कमजोर पड़ता है तो उनका फायदा उठाता है, कोई भी कमजोर पड़े तो उनका फायदा होता है। तो इनका फायदा कौन उठाया, यूनानियों ने उठाया। और इतना कमजोर पड़ गए थे 18वीं शताब्दी में तुर्की, जो इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यानी यूरोप का मरीज उस समय कहा जाने लगा। किसको कहा जाने लगा, तो तुर्की को कहा जाना, क्योंकि बहुत कमजोर पड़ गए थे। इसी कमजोरी का फायदा कौन उठाया, यूनान उठाया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में क्या हुआ, यूनान के हर एक व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रवादी की भावना बलवती होने लगे और बलवती हुए। दूसरा वह वैदिक आंदोलन किए। यह यूनानी के सारे व्यक्तियों ने किया कि वैदिक आंदोलन किए, यानी दिमागी रूप से आंदोलन करना चालू किए। किसी भी आंदोलन का आपको जितना है तो लड़ाई से अच्छा है कि आप दिमागी आंदोलन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा अच्छी तरह से जीत भी सकते हैं उस आंदोलन को। तो क्या हुआ, यहां सभी के प्रति बौद्धिक आंदोलन होने लगे। और बौद्धिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के जरिए से पूरे यूनानियों के प्रति यानी पूरे इस तरह से किया जा रहा था कि अब हमको इस तुर्की से अलग होना ही। इस तरह से पूरे एक संरचना बनाया जा रहा था। पूरे यूनान के हर एक व्यक्तियों ने मिलकर क्या कर रहे थे, एक संरचना बना रहे थे किससे अलग होने के लिए, तो तुर्की से अलग होने के लिए। चौथा कारण और पांचवा कारण इसको बताते थे फ्रांस की क्रांति। भैया फ्रांस की कौन सी क्रांति, तो 1789 की क्रांति। 1789 की क्रांति का इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। किन पे प्रभाव पड़ा, तो यूनानियों पर प्रभाव पड़ा। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था तो उनका प्रभाव किन पे पड़ा, यूनानियों पर पड़ा। और यह भी चाह रहे थे कि अब हम इससे लड़ाई करें और अलग हो। चलिए, जब कोई भी चीज करता है तो किसी न किसी चीज को, जैसे अब समझिए थोड़ा सा, क्या किसी भी देश को स्वतंत्र होने के लिए लड़ते हैं तो उसे कुछ घाटा नहीं होता, बहुत सारे घाटे होते। अब उस घाटा को समझेंगे। कोई भी आंदोलन होते हैं तो उस आंदोलन से उसे क्या क्या घाटा होते, क्या क्या उसे सहना पड़ता है, क्या क्या चीज से हम उसको लड़ते हैं और तब जाकर हमें आजादी मिलती है। अब उसको समझेंगे। उस टॉपिक का नाम हम देंगे यूनान की क्रांति का स्वरूप, विद्रोह एवं स्वरूप। यानी यूनान में कैसे कैसे क्रांति हुई, उसका विद्रोह समझेंगे और उसका स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, यूनान की क्रांति का विद्रोह एवं उनका स्वरूप। यूनान की क्रांति लिख लेते हैं। यूनान की क्रांति एवं उसका स्वरूप, यूनान की क्रांति विद्रोह भी लिख लीजिए। यूनान की क्रांति विद्रोह एवं उनका स्वरूप, एवं उनका स्वरूप। ठीक है, चलिए देखिए कारण में अब हमको समझना है, जब यूनान में क्रांति हुई तो यूनान के देश वालों को कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे विद्रोह किए और किस तरह से तब जाकर उसे किस तरह से आजादी मिली, उसको समझना है। तो चलिए पहला टॉपिक में लिखेंगे
1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में आंदोलन का आगाज हुआ। आंदोलन का आगाज हुआ कहाँ हुआ? तो मोल्डेविया में। चलिए इसको समझिए। देखिए 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी जो यूनान के एक सिपाही कह सकते सिपाही थे, जो क्या किए, आंदोलन का आगाज कर दिए। कब किए? तो 1821 ईस्वी में आंदोलन का आगाज कर दिए, जिसके दौड़कर इससे अगला लिखेंगे, समझाएंगे एक बार तब समझ में। इससे भयभीत होकर मेटरनिक ने रूस के जार अलेक्जेंडर को यूनानी के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। चलिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या हुआ 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के जो व्यक्ति थे यूनानी, वो क्या किए, आंदोलन का आगाज कर दिए। कहाँ किए? तो तुर्की में आंदोलन का आगाज कर दिए। और जब यह आंदोलन का आगाज किए, यानी राष्ट्रवादी के लिए, अब राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन होना चालू हो गया। जब आंदोलन होना चालू हुआ तो इससे भयभीत होकर, कौन भयभीत हुए? तो मेटरनिक, क्योंकि मेटरनिक नहीं चाहते थे कि कहीं किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो, और राष्ट्रवाद की भावना न उत्पन्न हो, इसलिए क्या हुआ, यह इससे जड़कर जार अलेक्जेंडर यूनानी को क्या विद्रोह दबाने का प्रयास करने लगा। इससे आगे अब हम समझते हैं अगला टॉपिक लिखकर, ठीक है। चलिए लिखेंगे, उसके बाद मोरिया नामक द्वीप में दूसरा सबसे बड़ा व्यापक विद्रोह चालू हो गया। इस विद्रोह की सहायता यूरोप के अन्य देश भी किया। जैसे में लिख सकते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, रूस। चलिए ध्यान से समझिए, इस दो टॉपिक को समझिए। चलिए एक टॉपिक और लिख ही लीजिए, उसके बाद समझेंगे।
बहुत सारे देशों से स्वयंसेवक यूनानी ईसाइयों की सहायता के लिए आया। यहाँ पे एक फ्रांस भी लिख लीजिए। चलिए, जब पहला युद्ध हुआ था, पहला युद्ध कौन छेड़े हुए थे? तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी। कहाँ छेड़े हुए थे? तो मोल्डोविया में युद्ध का आगाज 1821 ईस्वी में कर दिए थे। और 1821 ईस्वी में जब युद्ध का आगाज हुआ तो मेटरनिक, क्योंकि मेटरनिक राष्ट्रवाद के विरोधी थे, जहां पर भी होते थे तो उनका विरोध करते थे, तो विद्रोह करते थे। तो इन्होंने क्या किया? रूस के एक राजा थे जिसका नाम था जार अलेक्जेंडर। क्या नाम था? जार अलेक्जेंडर, जो चाहते नहीं थे यूनान से हम विद्रोह करें, लेकिन यह उन पे प्रभाव डाला तो ये विद्रोह किए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? जब 1821 ईस्वी में पहला आंदोलन का आगाज हो, उसके बाद जो मेटरनिक रूस के सैनिकों से लड़वाए, यानी विद्रोह चालू करवाया, तो वहां पे थोड़ा समय के लिए दब चुका था। लेकिन दबा नहीं था, इसलिए नहीं दबा था क्योंकि अब इसके अंदर और ज्यादा खून उबल चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम एक दूसरे देश के कब्जे में कब तक रह सकते हैं। विद्रोह किया रूस वाले, फिर भी इन लोगों ने अपना बलबूते बनाए रखे, यानी अपना बलबूता बनाया रखा। और अपना बलबूता बनाने रखने के बावजूद उन्होंने एक मोरिया नामक द्वीप में, पुनः से यूनान वाले ने क्या किया? मोरिया नामक द्वीप नाम एक नाम था, मोरिया नामक द्वीप, जिसमें क्या किया? दूसरा सबसे व्यापक विद्रोह चालू किया, यानी सबसे बड़ा व्यापक विद्रोह यहां पे चालू कर दिए। और यह विद्रोह इतने अच्छे विद्रोह माने गए क्योंकि देखिए, यूनान एक ऐसा देश है जिसके सहायता के लिए यूरोप के अन्य देश वाले ने भी इस विद्रोह में भाग लिया, सहायता के, जैसे में इंग्लैंड भी लिए, जर्मनी भी, रूस भी, फ्रांस भी। अब आप लोग कहिएगा कि सर जी यहाँ पे रूस का क्यों सहायता किया इस विद्रोह का? जब तक देखिए, जब तक वो आंदोलन, वो पहला वाले विद्रोह हुआ था, उसमें क्या था? जार अलेक्जेंडर राजा थे। और इस समय क्या हुआ? राजा बदल चुके थे, और राजा बदल चुके थे तो रूस वाले ने भी इनका साथ दिया। और रूस वाले, फ्रांस वाले जिस समय फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम था, तो चार्ल्स दसम और मुख्य रूप से रूस के जो राजा थे, यानी रूस के जो राजा थे, वो बहुत अच्छा तरह से इस युद्ध में, यानी इस व्यापक विद्रोह में भाग लिए। और किसका सहायता की? यूनान के सहायता की। तो इसमें यूनान के मुख्य रूप से चार, यानी यूनान के सहायता करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से देश आगे आए? तो इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस आए हुए थे आगे। और बहुत सारे अन्य देश से, यानी यूरोप के अन्य देश से स्वयंसेवक यूनानी, यानी स्वयंसेवक यूनानी ईसाइयों की सहायता के लिए यूनान आया था। यहाँ पे लिख सकते हैं यूनान आया। देखिए, अब जो स्वयंसेवक आया, स्वयंसेवक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना कुछ लिए किसी का सहायता कर दे, किसी के लिए वो लड़ाई लड़े, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वयंसेवक कहते हैं। स्वयंसेवक तो वही हुआ, ईसाई को बचाने के लिए क्या हुआ? स्वयंसेवक की लड़ाई चालू हुआ। बहुत सारे व्यक्ति यानी यूनान आए, किसको बचाने के लिए? तो यूनान को बचाने के लिए स्वयंसेवक, बहुत सारे ईसाई धर्म के भी व्यक्ति आए। अब आगे समझिए, एक इसी में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, प्रमुख व्यक्ति था, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए, बहुत सारे लिखेंगे। स्वयंसेवक अगला में लिख लेते हैं पहले। स्वयंसेवक इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन यूनान आए
तथा यूनान का धन से सहायता की तथा खुद युद्ध लड़े। इनका मृत्यु 1824 ईस्वी में, इनका मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया। चलिए इसको समझिए, क्या हो रहा था जब दूसरा व्यापक विद्रोह चालू हुआ। तो दूसरा व्यापक विद्रोह में यानी बहुत सारे देश, इंग्लैंड आए, फ्रांस आए, रूस आए, जर्मनी के लोग आए, ये 4 प्रकार के व्यक्ति कहाँ आए तो यूनान में आए और यूनान को सहायता कर रहे थे लड़ाई करने के, विद्रोह में लड़ाई में सहायता कर रहे थे। और बहुत सारे अन्य अन्य देश से स्वयं सेवक भी आए, स्वयं सेवक प्रकार के जितने भी लोग थे जो स्वयं से सहायता करते थे वो प्रकार के लोग भी आए। इसमें एक महत्वपूर्ण जो स्वयं सेवक थे इंग्लैंड के थे, वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन एक कवि थे, इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि थे। इस कवि के बारे में आपको क्लास 12th में चैप्टर भी रहता है, इंग्लिश में पढ़ना रहता है। उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में यूनान वालों को, जब लॉर्ड बायरन यूनान आए तो ये क्या किए, यूनान आकर यूनानियों को धन से सहायता की तथा खुद युद्ध भी लड़े। यूनान वालों के साथ खुद अपने लड़े, युद्ध लड़े और युद्ध लड़ते रहते इनका मृत्यु 1824 ईस्वी में यूनान में भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ अब थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यूनान के अलग अलग देश से ईसाई लोग भी आने लगे थे, यहाँ पे धर्म वाली बात चलने लगी। और जब धर्म वाली बात चलती है तो कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम धर्म से ही लड़े, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था उसको समझते हैं। लिखिएगा, अब तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय ने मारिया के विद्रोह में धार्मिक स्वरूप प्रदान किया, स्वरूप प्रदान किया तथा तुर्की की सहायता के लिए मिस्र के शासक पाशा अली सेना और धन से सहायता किया। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे तथा सेना की सहायता से तुर्की ने 1822 ईस्वी में यूनान पे आक्रमण किए। यूनान पर आक्रमण
किए, यूनान पर आक्रमण किए नहीं लिखिए, यहाँ पर यूनान पर आक्रमण करके लगभग 20,000 यूनानियों को मार डाला। यूनानियों को मार डाला। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको समझने योग्य सबसे ज्यादा बात है। देखिए लिखा है क्या, तब जाकर यानी अब जाकर सुल्तान महमूद द्वितीय ने मारिया के विद्रोह में धार्मिक स्वरूप प्रदान किए। जब थोड़ा सा बैक वाले टॉपिक लिखा है तो उसको समझिए। जब क्या हुआ, यूरोप के अन्य देश से स्वयंसेवक आए, और स्वयंसेवक आए किसके बचाने के लिए, ईसाइयों को बचाने के लिए। यूनान है, यूनान में क्योंकि ईसाइयों की संख्या ज्यादा था, तो अब यहां पे तुर्की भी खेल दिए। तुर्की क्या खेल के यहां पे धार्मिक आंदोलन इसे घोषित किया, धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। यानी तुर्की वाले कहे कि अब यहां पे लड़ाई किस में हो रहा है, तो ईसाइयों में और मुस्लिमों में लड़ाई हो रहा है। और ऐसा कहकर देश और अन्य देश से तुर्की वाले ने भी सहायता मांगे। लेकिन उस समय ऐसा था, सहायता मांगे लेकिन मुस्लिम कंट्री इतना विकसित नहीं था जो किसी का सहायता करे। लेकिन एक था जिसका नाम था, जिस देश का नाम था मिस्र। मिस्र के प्रधानमंत्री यानी मिस्र के राजा जिसका नाम था पाशा अली। पाशा अली क्या किए, महमूद अली यानी तुर्की के राजा का सहायता किए। क्या क्या चीज का सहायता किए, तो धन से सहायता किए, और अपने औजार जितने भी चीज थे सेना से सहायता किए, धन से सहायता की, जो भी चीज थे उनसे सहायता की। और जब इनसे सहायता की तो इतना ही सहायता तुर्की के लिए बहुत ज्यादा था, और इतना ज्यादा था कि तुर्की क्या किए, 1822 ईस्वी में आक्रमण कर दिए और यूनानियों पर आक्रमण किए। तो लगभग यूनान के 20,000 व्यक्तियों को मारकर घाट उतार दिया, यानी जिंदा इसको मार दिया। कौन मारा, तो तुर्की के लोगों ने 1822 ईस्वी में यूनान के लगभग 20,000 लोगों को मार दिया। तब जाकर क्या हुआ अब उसे समझते हैं, ठीक है। पूरा आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरे एकदम कहानी की तरह लास्ट में समझा देंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। आपको टॉपिक लिखाना इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, नहीं तो आते और 10 से 15 मिनट में आपको समझाते और चले जाते, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन टॉपिक लिखाने में यहाँ पर समय लग जाता है, ठीक है। लिखिए अगला, कोई नहीं, आपको टॉपर नोट बनवाना है ना। तब जाकर फ्रांस, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, रूस ने मिलकर, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी भी लिख सकते हैं, जर्मनी ने मिलकर यूनान की सहायता की, यूनान की सहायता की। अगला में लिखेंगे, देखिए इसको समझने के योग्य है। जब आंदोलन हुआ ना 1822 ईस्वी में, तो यूनान के बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, और बहुत सारे व्यक्ति मारे गए तो इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, रूस वाले, जर्मनी वाले से आखिर इंग्लैंड के इतिहास याद कर रहे थे। ये मुख्य रूप से 4 देश थे जो देश क्या कर रहे थे, इंग्लैंड के इतिहास याद कर रहे थे, और सॉरी यूनान के इतिहास याद कर रहे थे, और कह रहे थे यूनान एक ऐसा देश है जो कला के क्षेत्र में आगे था, विज्ञान के क्षेत्र में आगे था, वैज्ञानिक के क्षेत्र में आगे था। आज यह देश इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, इतनी बुरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं तुर्की से आजाद होने के लिए। तब क्या किए, इन चारों देश ने मिलकर जोरों शोर से सहायता की इनका। इससे पहले भी सहायता किए, लेकिन जब 20,000 यहाँ के व्यक्तियों को, जनताओं को, सैनिकों को मारा गया, तब जाकर यह बहुत बलवत हो गए। किनका सहायता की, सबसे ज्यादा रूस इनका सहायता कर रहे थे इस युद्ध में, ठीक है, क्योंकि अब चाह रहे थे ये सभी मिलकर कि यूनान को इससे अलग किया जाए। इसके आगे क्या हुआ, 1829 ईस्वी में, 1829
ईस्वी में एड्रियानोपाल की संधि हुई। रूस 1829 एड्रियानोपाल की संधि रूस और तुर्की के बीच हुआ। तुर्की के बीच हुआ। अगला लिखेंगे इस संधि के दौरान ये कहा गया कि अब तुर्की का सेना यूनान में नहीं रहेगा। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखा है तब जाकर फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी ने मिलकर किसकी सहायता किया था? तो यूनान की सहायता किया। और यूनान की जब सहायता किया तो 1829 ईस्वी में जब तुर्की को बुरी तरह से हराया गया, तो जब तुर्की हार गई, क्योंकि 4 देश लड़ रहे हैं और 4 देश, और इधर अकेला मिस्र है, एक मिस्र था और एक कौन था? तो तुर्की थे। तो जो ज्यादा संख्या वाला रहेगा, जो जितना बलवत रहेगा वही ना जीतेगा। तो इसके सामने ना तुर्की टिक पाया ना मिस्र टिक पाया। तब जाकर क्या हुआ? 1829 ईस्वी में एक संधि हुआ। कौन संधि हुआ था? जिस संधि का नाम है एड्रियानोपाल की संधि। एड्रियानोपाल की संधि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एड्रियानोपाल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में हुआ था। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपाल की संधि किनके बीच हुआ? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ। यहां पर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मजा आएगा यहाँ पर थोड़ी। जब क्या हुआ? रूस और तुर्की के बीच एड्रियानोपाल की संधि हुआ, तो इस संधि में क्या कहा गया कि अब यूनान पे तुर्की का सेना नहीं रहेगा। तो किसका सेना रहेगा भाई? जब पहले क्या था? यूनान पे किसका सेना था? तो तुर्की का सेना था। तो अब इस संधि में कहा गया कि अब इस संधि में यूनान पे तुर्की का सेना नहीं रहेगा। तो किसका सेना रहेगा भाई? तो कहा गया क्या इस संधि में कि रूस कहा कि मेरा सेना रहेगा। अब बताइए, जो रूस चाह रहा था हम आजाद हो, और जो रूस सहायता भी किया था यूनान को आजाद कराने में, कि तुर्की से लड़ाई करने में सहायता की, और लड़ाई करने के बाद जो ये रूस क्या चाह रहा था कि अब हम तुर्की पे कब्जा कर लें। यानी तुर्की पर किसका सेना रहे? यूनान पर किसका सेना रहे? तुर्की का सेना ना रहे, किसका सेना रहे? रूस का सेना रहे। तो भाई रूस कैसे मानेगा? सॉरी, यूनान कैसे मानेगा? यूनान तो चाह रहा था हम आजाद हो, और अब जाकर ये चोट्टा क्या कहते हैं, चोट्टा कह रहा है, रूस चाह रहा था कि इस पे मेरा शासन चले, यूनान पे किसका शासन चले? मेरा शासन चले। तब क्या हुआ इसको समझिए। अब बस 2 से 3 टॉपिक लिखेंगे, कहानी को खत्म करेंगे। तथा इस संधि की मान्यता यूनानी, इंग्लैंड, फ्रांस, नहीं माने। पुनः 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया
कुस्तुतुनिया कुस्तुतुनिया का संधि हुई और इस संधि के दौरान इस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला लिख ही लीजिए, चाहे समझिए इसको, बस दो ही टॉपिक को समझिए। देखिए लिखा है तथा इस संधि को मान्यता यूनानी, इंग्लैंडी, फ्रांस वाले नहीं माने। किस संधि को? जो एड्रियानोपाल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस रूस वाला क्या कह रहा था कि अब हम यूनान पे मेरा सैनिक रहेगा, यूनान पे मेरा कब्जा चलेगा। तो इसको न यूनानी माने, कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, न इंग्लैंड वाले कहे नहीं ये सरासर गलत कर रहे, तो यूनानी भी नहीं माने, न इंग्लैंड वाले माने, न फ्रांस वाले माने। ये तीन देश मुख्यतः रूप से नहीं माने, और न माने तब पुनः से फिर आंदोलन चालू हुए, और आंदोलन होते होते क्या हुआ, 1832 ईस्वी में एक संधि पुनः किया गया, जिस संधि का नाम है कुस्तुतुनिया की संधि। कुस्तुतुनिया की संधि, इस संधि में क्या हुआ, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और स्वतंत्र राष्ट्र इस संधि के द्वारा इसको घोषित किया गया। इसका एक छोटा सा परिणाम लिख लीजिए, लास्ट में क्या हुआ। उसके बाद अब रिवीजन करेंगे, क्लास अब खत्म होगा, बस हो गया। परिणाम, इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो ये परिणाम में हम वो भी लिख सकते हैं, तथा लिख लीजिए, तथा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तथा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तब जाकर बवेरिया नामक राजकुमार ऑटो को यूनान का शासक बनाया गया। ध्यान से समझिए, जब 1829 ईस्वी में एड्रियानोपाल की संधि हुई, तो एड्रियानोपाल की संधि में क्या किया गया, तुर्की और रूस के बीच जो संधि हुआ, तो उसमें कहा गया कि अब तुर्की की सेना यूनान पे कब्जा नहीं करेंगे, यूनान पे शासन नहीं, किसका शासन करेंगे, तो रूस का सेना शासन करेंगे। तो इस बात को न यूनानी माने, न इंग्लैंड वाले मान रहे थे, और जो अदर देश के कंट्री वाले थे वो भी नहीं मान रहे थे। इस बात को नहीं माना गया, तो लगभग 300 यानी लगभग 3 साल तक पुनः शासन हुए और पुनः विद्रोह हुए, और जिस विद्रोह के बाद क्या हुए, लास्ट में 1832 ईस्वी में, कब 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की संधि हुई, जिस संधि के दौरान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। और जब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो उसे यानी यूनान के राजा किसे बनाया गया, एक राजकुमार था बवेरिया नामक का। कहां का था, बवेरिया, यानी यूनान के बवेरिया नामक जगह का राजकुमार था, जिस राजकुमार का नाम था ऑटो। इसे ही यूनान का शासक बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम
टोटल यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़े हैं। हाँ, तो अब हम इसको समझ लिए। अब हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते प्लीज। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट प्लीज, एक भी बच्चे कमेंट में कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपको अभी जो हम पढ़ाए वो पूरा चीज, जहां पे आप फंस रहे या जहां पे आपको समझ में नहीं आया, वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगा और पूरी अच्छी तरह से याद ही भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज 2 से 4 मिनट एकदम हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाने से पहले हम यूनान पढ़ाए, यूनान के बारे में बताया। यूनान एक प्राचीन में बहुत अच्छे देश थे, जहां कला के क्षेत्र में वो आगे थे, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे थे, वैज्ञानिक के क्षेत्र में आगे थे। परंतु आगे रहने के बावजूद भी जब कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति अय्याशी में डूब जाते हैं तो वह किसी न किसी देश के अधीन आ जाते, किसी न किसी आदमी के अधीन आ जाते हैं। यही हुआ 15वीं शताब्दी में। यूनान तुर्की के अधीन आ गए, तुर्की वालों ने इन पे कब्जा कर लिए और तुर्की वालों ने जब इन पे कब्जा कर लिए तब इन लोगों को आंख खुला, यानी आंख खुला कहने का मतलब ये लोग भी चाह रहे थे कि हम इससे स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र होने का कारण था क्योंकि यहाँ पर जब तुर्की के साथ मिल गए तो न तुर्की से इसे अपनापन मिल पाया, अपनापन नहीं मिला तो कोई भी चाहेगा हम इससे अलग हो। और क्या हुआ, खुद तो तुर्की 18वीं शताब्दी में इतना कमजोर पड़ गए जो यूरोप का इसे मरीज कहा जाने लगा। और जब किसी को मरीज कहा जाने लगेगा तो यूनान वाले चाह रहे थे ये खुद मरीज कहा रहा है, इसके साथ हम भी रहेंगे तो हम भी मरीज ही कहलाने लगेंगे। तो यूनान वाले भी चाह रहे थे कि इससे हम अलग हो। इससे अलग होने के लिए बौद्धिक जो आंदोलन किया गया यूनानियों के प्रति, सब व्यक्ति यूनान के जो भी महत्वपूर्ण प्रकार के व्यक्ति थे वो सब यूनानियों के प्रति बौद्धिक आंदोलन किए, यानी बौद्धिक मतलब दिमाग से आंदोलन किए। सबके दिमाग को एकदम तेज किया गया कि हम किस तरह से लड़ेंगे तब जाकर हम तुर्की से आजाद हो सकते हैं। फ्रांस की क्रांति भी 1789 की क्रांति इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाले। उसके बाद क्या हुआ, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी ने मोल्डेविया, उन्होंने यानी युद्ध का आगाज कर दिए। जिस युद्ध का आगाज किए तो इससे भयभीत कौन हो गए, तो इससे भयभीत मेटरनिक हो गया। और मेटरनिक भयभीत होकर रूस के जार, यानी रूस के जार उस समय अलेक्जेंडर था, उसे विद्रोह करने के लिए कहा गया और उन्होंने भी इसका विद्रोह किया। लेकिन पुनः मारविया में युद्ध चालू हुआ। दूसरा व्यापक युद्ध कहाँ चालू हुआ, मारविया नामक द्वीप में चालू हो गया। जो मारविया नामक द्वीप में दूसरा व्यापक युद्ध चालू हुआ तो इस व्यापक युद्ध में इंग्लैंड वाले सहायता किए, फ्रांस वाले सहायता किए, रूस वाले ने भी सहायता की, क्योंकि उस समय रूस का राजा बदल चुका था और रूस का राजा सहायता किए, फ्रांस के राजा सहायता किए और सहायता किए अलग अलग यूरोप के अन्य प्रकार के देश, अन्य देश से भी लोग स्वयंसेवक प्रकार के लोग आए, उन्होंने सहायता की। स्वयंसेवक में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो हम पढ़े, लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के मुख्य कवि थे, उन्होंने भी सहायता किए। और उनके सहायता के वजूद जब इन सब लोगों ने सहायता की तो क्या लगा तुर्की को, यह अब धार्मिक युद्ध है और धार्मिक युद्ध है तो इन्होंने भी अन्य मुस्लिम कंट्री से सहायता मांगे। और जब मुस्लिम कंट्री से सहायता मांगे तो मिस्र देश वाले ने इनका सहायता किया और मिस्र देश वाले ने अपने धन से, औजार से, हर प्रकार से सहायता किया और इतना सहायता कर गए कि ये युद्ध के लिए तैयार हो गए। कौन युद्ध के लिए तैयार हो गए, तुर्की वाले। और तुर्की वाले जब युद्ध के लिए तैयार हो गए तो युद्ध किए और लगभग 20,000 यूनानियों को मारकर घाट उतार दिया गया। और जब 20,000 यूनानियों को मारकर घाट उतारा गया तब और ज्यादा बौखला गए, यूनानी लोग बौखला गए, इंग्लैंड के लोग बौखला गए, रूस के लोग बौखला गए। रूस मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे। जब 1800 बौखलाए तो इससे लड़ा गया और तुर्की हारा गया। जब हारता है तो संधि होता है और संधि हुआ 1829
एड्रियानोपाल की संधि किनके बीच हुआ? रूस और तुर्की के बीच, और रूस और तुर्की के बीच संधि हुआ। तो इस संधि में रूस कहा कि अब यूनान पे हमारा सेना रहेगा, ना कि तुर्की का। लेकिन ना तुर्की वाले इसको माने इस संधि को, ना यूनान वाले, ना इंग्लैंड वाले, यानी इस संधि को कोई भी देश नहीं माने। और जब नहीं माने तो पुनः 3 साल और भी संघर्ष चले, और संघर्ष चलने के बाद कुस्तुतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुआ, जिस संधि के दौरान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। और जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो वहां के राजा किसे बनाया गया? तो ऑटोमन नामक राजकुमार को बनाया गया। तो बच्चों, आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो 1848 के में कौन कौन से क्रांति हुए थे उस क्रांति पे बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है 1848 वाले, उस पे बात करेंगे। हो सकता है तो 1-2 टॉपिक और उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।